नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए बिंदु के साथ, एक नए कड़ी के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा बिंदु है काव्य के लक्षण। तो काव्य के लक्षण की बात करें तो आज हम काव्य के प्रमुख ग्रंथकार और उनका काल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। ये क्लास एक प्रमुख रूप से हमने काव्य लक्षण के अंतर्गत ली है, जिसमें हमने प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार को लिया है। चलो चलते हैं। काव्य शास्त्र से संबंधित विभिन्न रचनाकार व उनकी रचनाएं। तो हम बात करते हैं रचनाकार व उनकी रचनाओं की बात करते हैं। तो जब हम काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अगर किसी का नाम लेते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा जिनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है कि हम जानते हैं जिसे, तो वो नाम आता है भरत मुनि का। भरत मुनि का नाम आता है। सबसे पहले हम काव्य की परिभाषा लेते हैं तो भरत मुनि की बात करते हैं। हम नाटक की बात करते हैं तो सबसे पहले भरत मुनि की बात करते हैं। हम कविता की बात करते हैं तो सबसे पहले भरत मुनि की बात करते हैं। हम रस की बात करते हैं तो सबसे पहले भरत मुनि की बात करते हैं। हम अलंकार की बात करते हैं तो सबसे पहले भरत मुनि की बात करते हैं। कहने से तात्पर्य कि उन्होंने सभी के बारे में लिखा था। तो इसलिए जब भी हम काव्य की बात करते हैं या काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो हम सबसे पहले भरत मुनि का नाम लेते हैं। उनकी रचना थी भरत मुनि। भरत मुनि का जो काल है, काल माना जाता है भरत मुनि का दूसरी शती। कौन सा है? दूसरी शती ईस्वी पूर्व काल उनका माना जाता है। किसका? आचार्य भरत मुनि का। एक नंबर पर उनकी जो रचना थी उसका नाम था नाट्य शास्त्र। क्या नाम था उस रचना का? नाट्य शास्त्र था। इस नाट्य शास्त्र के अंदर क्या थे पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी 36 अध्याय और 5000 श्लोक थे। 36 अध्याय और 5000 श्लोक थे। इसमें 36 अध्याय और 5000 श्लोक थे जो 3 अंशों में बांटे गए थे। 3 अंशों में बांटे गए थे। इसी नाट्य शास्त्र के अंदर भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया था। कितने रसों का? 8 रसों का वर्णन किया था। और 9वें रस का वर्णन उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह में किया था। अभिनव गुप्त ने भी 9वें रस की व्याख्या की थी। और इसी नाट्य शास्त्र में इन्होंने नाटक के बारे में विस्तार से वर्णन किया है और अलंकार 4 अलंकारों का वर्णन किया है। कौन कौन से 4 अलंकार थे? रूपक, दीपक, यमक और उपमा। रूपक, दीपक, यमक और उपमा, इन 4 अलंकारों का उन्होंने वर्णन भी किया है। बाकी अगले दूसरे बिंदु में हम पढ़ेंगे इनके बारे में। 2 नंबर पर जब हम किसी की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं आचार्य भाम्य की। उनका काल है 6वीं शती। कौन सा काल है? आचार्य भाम्य की जब बात करते हैं तो उनका 6वीं शती है। उनकी एक रचना थी काव्य अलंकार। कौन सी रचना थी? काव्य अलंकार थी, जो अलंकार संप्रदाय से संबंधित थी। और जो भाम्य हैं उन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी। जो भाम्य थे उन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी। अलंकारों की बात करें तो फिर आते आचार्य दंडी। दंडी कौन सा काल था? 7वीं शती थी। कौन सी रचना थी इनकी? काव्य आदर्श। दंडी की कौन सी रचना थी? काव्य आदर्श इनकी रचना थी। आचार्य वामन की बात करें तो आचार्य वामन 4 नंबर पर हमारे पास आते हैं। आचार्य वामन 8वीं शती के। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति भी है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति दिया हुआ है, लेकिन अधिकतर इसके जो नाम है वो काव्य अलंकार सूत्र ही है। कुछ साहित्यकारों ने, कुछ आचार्यों ने वृत्ति भी दिया है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति भी दिया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र पर एक वृत्ति लिखी थी जिसका नाम था कवि प्रिया। ऐसा भी दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? डॉक्टर नगेंद्र के रस सिद्धांत में ऐसा दिया हुआ है। तो काव्य अलंकार सूत्र और सूत्र वृत्ति दोनों इनाम मिलते हैं वामन की रचना का। वामन जो थे
वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संप्रदाय की बात करें तो पहला संप्रदाय भरतमुनि जी का था, जिसका नाम था रस संप्रदाय, रस संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय था भाम्य का, जिसका नाम था अलंकार संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय था आचार्य वामन का, जिसका नाम था रीति संप्रदाय। इन्होंने गुणों को भी महत्व दिया था, रीति को भी महत्व दिया था, दोनों चीजों को महत्व दिया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आते हैं शंकुक। शंकुक की बात करते हैं तो इनकी 9वीं शती है। आचार्य उद्भट, इसके बाद आते हैं आचार्य उद्भट। उद्भट की बात करते हैं 9वीं शती। काव्य अलंकार सार संग्रह इनकी रचना थी। क्या नाम था? काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह। इसी काव्य अलंकार सार संग्रह में उन्होंने 9वें रस शांत रस का वर्णन किया है काव्य अलंकार सार संग्रह में। फिर आते हैं आचार्य नंदवर्धन, इनका भी काल 9वीं शती था। इन्होंने धवन्यालोक का वर्णन किया है। किसका? धवन्यालोक का वर्णन इन्होंने किया है। और ये थे दवनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन से संप्रदाय के? दवनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य आनंदवर्धन। इन्हें भी रसवादी आचार्य ही माना जाता है। आनंदवर्धन को भी रसवादी आचार्य ही माना जाता है। कौन कौन से एक बार फिर देख लेते हैं। भरतमुनि दूसरी शती शिवपुरुष थे, उनकी रचना थी नाट्यशास्त्र। उसके बाद आता है भाम्य, 6वीं शती के थे, उनकी रचना थी काव्य अलंकार। भाम्य के बाद आता है दंडी, दंडी 7वीं शती के थे, उनकी रचना थी काव्यादर्श। और उसके बाद दंडी 7वीं शती के बाद 8वीं शती में वामन आते हैं, उनकी रचना थी काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। कौन सी थी? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति या काव्य अलंकार सूत्र, 8वीं शती। उसके बाद 9वीं शती के शंकुक आते हैं। फिर 9वीं शती में ही कौन आते हैं? आनंदवर्धन उद्भट आ जाते हैं, जिनकी रचना थी काव्य अलंकार सार संग्रह। 9वीं शती में उद्भट आ जाते हैं, जिनकी रचना थी काव्य अलंकार सार संग्रह। 9वीं शती में आनंदवर्धन आ जाते हैं, जिनकी रचना थी धवन्यालोक, जिनकी रचना थी धवन्यालोक। तो ये है 9वीं शती के, ये 3 हैं। शायद आगे एक और हो, हाँ एक और है आचार्य राजशेखर। आचार्य राजशेखर की बात करें तो ये भी किस शती के हैं? 9वीं शती के। इनकी रचना थी काव्य मीमांसा। राजशेखर की कौन सी थी? काव्य मीमांसा थी। आचार्य रुद्रभट्ट, आचार्य रुद्रभट्ट की बात करें तो इनकी रचना थी काव्य अलंकार। तो ये रुद्रभट्ट नहीं है, ये है रुद्रट, और इनकी रचना थी काव्य अलंकार। इनकी रचना क्या थी? काव्य अलंकार थी। काव्य अलंकार नाम से मैं पहले बता चुका हूं। इनकी रचना क्या थी? रुद्रट। रुद्रट की रचना थी काव्य अलंकार। इन्हीं रुद्रट ने, कौन सा काल है इनका? 10वीं शती। और इन्हीं रुद्रट ने कौन से रस की थी? प्रयाण रस, प्रयाण नाम से 10वां रस माना था, प्रयाण नाम से रुद्रट ने काव्य अलंकार में किसने? रुद्रट ने। अब रुद्रभट्ट, एक है रुद्रभट्ट। जो रुद्रभट्ट थे उनका था श्रृंगार तिलक और श्रृंगाराभिधान अलंकार, श्रृंगाराभिधान अलंकार ऐसा भी था रुद्रभट्ट। तो ये जो है ये एक बड़ा मुद्दा है। बहुत से जो रचनाकार हैं या जो आचार्य रहे हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में रुद्रट और रुद्रभट्ट। तो अधिकतर साहित्यकारों, कुछ साहित्यकारों ने क्या किया कि दोनों को एक ही मान लिया कि दोनों क्या है? एक ही है। रुद्रट और रुद्रभट्ट जो है दोनों एक है। लेकिन हम जब डॉक्टर नगेंद्र के रस सिद्धांत को पढ़ते हैं, उसके अलावा और भी रचनाएं हैं जिनमें पढ़ते हैं, तब उनमें क्या माना गया है? रुद्रट और रुद्रभट्ट दोनों को अलग अलग माना गया है। रुद्रट जिनकी रचना थी काव्य अलंकार, जिनकी रचना थी काव्य अलंकार, और रुद्रभट्ट जिनकी रचना थी श्रृंगार तिलक। रुद्रभट्ट जिनकी रचना थी श्रृंगार तिलक। तो रुद्रट और रुद्रभट्ट ये दोनों अलग अलग थे, आप ध्यान लगा लेना। रुद्रट और रुद्रभट्ट जो है ये दोनों के दोनों विद्वान जो थे वो अलग अलग थे। इनके बारे में मैं देख लेता हूं, कोई और है तो, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर आता है आचार्य धनंजय, ये 10वीं शती के थे। आचार्य धनंजय 10वीं शती के थे। इन्होंने 10 रूपक की रचना की थी। इन्होंने रूपक पर विशेष ध्यान दिया था। आचार्य धनंजय वो थे जिन्होंने
8 ही रस माने थे, क्योंकि रूपक से संबंधित थे। तो इन्होंने कहा कि शांत रस की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने शांत रस को महत्व नहीं दिया था। लेकिन इन्होंने 2 बात कही थी धनंजय ने। क्या बात कही थी? पहली बात इन्होंने ये कहा था कि जो नाटक है उसमें भरतमुनि ने 8 रस माने हैं, तो 8 ही रस माने जाने चाहिए रूपक में। रूपक में 8 रस माने जाने चाहिए। लेकिन हम बात करें अगर काव्य की, तो काव्य में 9 रस माने जा सकते हैं, शांत रस को काव्य में शामिल किया जा सकता है। इस तरह की बात करने वाले धनंजय थे, 10 रूपककार धनंजय। नाटकों की जब भी बात आती है, नाटक से संबंधित जब भी बात आती है, तो 10 रूपक जो धनंजय है इनका बड़ा महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आते हैं आचार्य भट्टनायक, 10वीं शती। आचार्य भट्टनायक किस काल के थे? 10वीं शती के थे। आचार्य अभिनवगुप्त, ये भी 10वीं शती के थे। इनकी रचना थी ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती। ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती, ये किसकी रचनाएं थी? आचार्य अभिनव गुप्त की। ध्वन्यालोक लोचन तो किसकी थी? ध्वन्यालोक की टीका थी। किसकी? ध्वन्यालोक लोचन किसकी थी? ध्वन्यालोक की टीका थी। ध्वन्यालोक किसकी थी? आनंदवर्धन की थी। आनंदवर्धन कौन से काल के थे? 9वीं शती के थे। 9वीं शती के आनंदवर्धन थे, उनकी ध्वन्यालोक की टीका थी ध्वन्यालोक लोचन। अभिनव भारती जो है ये नाट्य शास्त्र की टीका थी। किसकी टीका थी? नाट्य शास्त्र की टीका थी। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरतमुनि थे। ठीक है ना। कौन सा काल था? 2री शती ईस्वी पूर्व काल के थे नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र के इन्होंने टीका लिखी थी अभिनव भारती। इसी अभिनव भारती में इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी थी? 9 मानी थी। और इन्होंने पूरा ये प्रयास किया था कि रसों की जो संख्या है वो 9 ही मानी जाए, अभिनव भारती, अभिनव गुप्त ने। फिर आता आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक का कौन सा? 10वीं 11वीं शती है। वक्रोक्ति जीवितम, इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति संप्रदाय की प्रवर्तक थे ये। वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ था। ग्रंथ का नाम क्या था? वक्रोक्ति जीवितम। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना था। जितने भी संप्रदाय थे उन संप्रदाय की स्थापना इसलिए हुई थी या उदय इसलिए हुआ था क्योंकि वो किसी एक को काव्य की आत्मा सिद्ध करना चाहते थे। इस क्षेत्र की हम बात करते हैं तो सबसे पहले रस संप्रदाय आता है। रस संप्रदाय आता है। रस संप्रदाय के जो भी लोग थे वो लोग क्या करना चाहते थे कि रस को काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके प्रवर्तक भरतमुनि थे जिन्होंने रस को काव्य की आत्मा सिद्ध किया था। उसके बाद मम्मट आ जाते हैं, उसके बाद अभिनव गुप्त आ जाते हैं, आनंदवर्धन भी उसी संप्रदाय के थे, रुद्रट भी उसी क्या नाम है उनका, दिमाग से निकल गए मेरे। ठीक है ना। तो ये रसवादी आचार्य थे। उन्होंने रस को संप्रदाय मतलब रस को काव्य की आत्मा मानने की कोशिश की। फिर आता है अलंकारवादी आचार्य। अलंकारवादी आचार्यों की बात करें तो सबसे पहले भामा आते हैं जिन्होंने अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वो 6वीं शती में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और संप्रदाय से तात्पर्य कि इस संप्रदाय में वो लोग आते हैं जो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भामा है और उसके बाद रुद्रट भी आ जाते हैं, उसके बाद रुद्र भट्ट भी आ जाते हैं, उसके बाद दंडी भी आ जाते हैं। दंडी इधर आते हैं और शायद मम्मट उधर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद आता है तीसरा आता है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय में के जो है प्रवर्तक वामन है और उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। चौथे नंबर पर आ जाता है ध्वनि संप्रदाय जिसके है आनंदवर्धन और उसमें ध्वनि को आत्मा माना गया है काव्य की। फिर आता है वक्रोक्ति संप्रदाय, उसमें वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना गया है। कौन से काल में था ये? वक्रोक्ति 10वीं शती में था। कौन था? कुंतक ने इसको कहा था और उन्होंने क्या था? वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। उसके बाद आता है औचित्य संप्रदाय। तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? क्षेमेंद्र थे। तो इस तरह से उन्होंने औचित्य को ही काव्य की आत्मा माना है कि काव्य की आत्मा औचित्य है, क्योंकि कोई भी कवि जब किसी कुछ रचना करता है तो उसके पीछे कोई न कोई औचित्य रहता है, इसलिए काव्य की आत्मा औचित्य ही है। बिना औचित्य के किसी की भी कुछ भी कार्य नहीं हो सकता बिना औचित्य के। तो कविता भी बिना औचित्य के नहीं हो सकती, इसलिए काव्य की भी आत्मा जो है वो औचित्य ही है। ऐसी बात थी। वक्रोक्ति जीवितम या सौंदर्य अलंकार, कुंतक की 2 रचनाएं थी, वक्रोक्ति जीवितम और सौंदर्य अलंकार। आचार्य रुयक की थी अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व। उसके बाद आते हैं आचार्य भोजराज। आचार्य भोजराज की रचना थी सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। आचार्य भोजराज की रचना कौन सी है? सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। आचार्य भोजराज जिन्होंने सर्वाधिक रसों
जिन्होंने रसों की संख्या सर्वाधिक मानी है, रसों की संख्या जिन्होंने सर्वाधिक मानी है। फिर आते हैं आचार्य क्षमेंद्र। आचार्य क्षमेंद्र का है कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण की बात करें तो क्षमेंद्र आता है। सरस्वती कंठाभरण बात करें तो भोजराज आते हैं। सरस्वती कंठाभरण की बात करें तो भोजराज, और आचार्य क्षमेंद्र 11वीं शती, इन्होंने रचना की थी। इनकी दो रचनाएं हैं, औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण। औचित्य, विचार चर्चा और कवि कंठाभरण 11वीं शती क्षमेंद्र। इन्होंने किसकी रचना की थी? औचित्य संप्रदाय की। ये 6 ही संप्रदाय थे शायद लगभग, ठीक है, अगर इनकी संख्या 6 होगी तो। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ था? काव्य प्रकाश था। कौन सी काल था? 11वीं शती थी। मम्मट का काव्य प्रकाश, रसवादी आचार्य थे, ठीक है। आचार्य जयदेव 13वीं शती, इनकी रचना थी गीत गोविंद। गीत गोविंद इनकी रचना थी। आचार्य विश्वनाथ, ये भी रसवादी आचार्य थे, इनकी रचना थी साहित्य दर्पण। कौन सा काल था? 14वीं शती के थे। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शती के थे। क्या कहा था? 14वीं शती। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। मम्मट, मम्मट मैं से मम्मट पै से पुण्य कवापी। मम्मट का क्या था? पुण्य कवापी। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुण्य कवापी। पुण्य कवापी पै से मम्मट वाले थे। और विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य रूप गोस्वामी। आचार्य रूप गोस्वामी 15 व 16वीं शती में उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। 15वीं व 16वीं शती में आए थे उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु में इन्होंने भक्ति को रस, भक्ति को ही सभी रसों को गौण मानते हुए भक्ति को ही प्रमुख रस माना था। और उसी का 2 आधार पर इन्होंने मुख्य रस और सहायक रस, इस नाम से 2 प्रकार से भेद भी इन्होंने किया था कि इसका, ठीक है। और आचार्य अप्पय दीक्षित। आचार्य अप्पय दीक्षित किस काल के थे? अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित थे प्यारे बच्चों 16वीं व 17वीं शती के। अप्पय दीक्षित किस काल के थे? 16वीं व 17वीं शती के थे। इनकी रचना का नाम था कुवल्यानंद। क्या नाम था इनकी रचना का? कुवल्यानंद। आचार्य जगन्नाथ, जगन्नाथ किस काल के थे? 17वीं शती के थे। रचना का नाम क्या था? रस गंगाधर, रस गंगाधर। आचार्य जगन्नाथ 17वीं शती। इसकी परिभाषा आपको बताई थी, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। और इन्होंने 9 रसों की ही कल्पना की थी। कितने रसों की? 9 रसों को ही माना था। अन्य, अन्य की बात करें तो आचार्य वाग्भट अलंकार तिलक। आचार्य वाग्भट की कौन सी रचना थी? अलंकार तिलक। आचार्य केशव मिश्र की अलंकार शेखर। आचार्य केशव मिश्र की है अलंकार शेखर। आचार्य महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक। आचार्य महिम भट्ट की है व्यक्ति विवेक। आचार्य महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक। आचार्य वाग्भट की अलंकार तिलक। आचार्य केशव मिश्र की अलंकार शेखर और आचार्य महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक। प्रमुख हिंदी काव्य शास्त्रीय रचनाएं व रचनाकार। वर्तमान समय में लिखी गई जो महत्वपूर्ण रचनाएं जिनको हम पढ़ते रहते हैं, ऐसी कुछ रचनाएं हैं जिनके नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और तो एक रीडिंग हम मार लें तो थोड़ा आसान रहता है। कुछ ऐसी किताबें भी होती है जिनको एक बार पढ़ने से हो सकता है हमारी पढ़ी भी हुई हो, हमारी देखी भी हुई हो, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम उनको याद नहीं रख पाते हैं। और एक बार अगर रीडिंग लग जाती है तो वो हमें याद रह जाती है, उसका फ़ायदा हमें मिल जाता है और लोग हमें देखते रह जाते हैं, हम सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रमुख हिंदी काव्य शास्त्रीय रचना व रचनाकार। आधुनिक हिंदी आलोचना डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आधुनिक हिंदी आलोचना किसकी पुस्तक है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा किसकी पुस्तक है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की है। आधुनिक हिंदी आलोचना किसकी पुस्तक है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा किसकी है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की है।
हिंदी का गद्य साहित्य, ये किसकी है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा हिंदी आलोचना, ये भी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की है। ये जो आलोचक थे उनकी किताबें हैं। भारतीय, ये अक्सर पुस्तकों में आपको नहीं मिलेंगी, ये अलग से लिखी हुई है और ऐसी किताबें सामने आ नहीं पाती है और जब पूछ ली जाती है तो हमारे लिए समस्या क्रिएट हो जाती है। तो एक रीडिंग आप मार लेंगे, याद रहे ना रहे, लेकिन एक रीडिंग अवश्य मारे। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा हिंदी आलोचना डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। आलोचना सिद्धांत शिवदान सिंह चौहान। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, याद अवश्य करना भैया। आधुनिक आलोचना के बीज शब्द कौन है? बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द बच्चन सिंह। आलोचक और आलोचना डॉक्टर बच्चन सिंह। आलोचक और आलोचना डॉक्टर बच्चन सिंह। उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श सुधीश पचौरी। उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श सुधीश पचौरी। आलोचना से आगे सुधीश पचौरी। आलोचना से आगे काव्य दर्पण। काव्य दर्पण किसकी है? रामदहिन मिश्र की। काव्य दर्पण किसकी है? रामदहिन मिश्र की। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखो रस मीमांसा आ गया, ठीक है ना, पढ़ी होगी यहाँ कहीं। रस मीमांसा, उसके बाद रस सिद्धांत। रस सिद्धांत किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत किसकी है? डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त की। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्या है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त। साहित्यिक निबंध डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त। साहित्यिक निबंध डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त। एक मिनट। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, ठीक है जी। साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध वास्ते जो किताब है, साहित्यिक निबंध नाम की जो किताब है, वो शांति स्वरूप गुप्त नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन वर्तमान में जो है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। गणपति चंद्र गुप्त है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो सकती है मुझे, क्योंकि जो शांति स्वरूप गुप्त, वो हो सकता है मैंने कहीं से लिखा होगा तो हो गई, हो सकता है डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त भी हो जिन्होंने साहित्यिक निबंध नाम से पुस्तक लिखी हो, लेकिन अभी मेरे पास जो पुस्तक पड़ी है वो गणपति चंद्र गुप्त की है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए अपने इसको काट कर ये लिख लेते हैं। ये है साहित्यिक निबंध गणपति चंद्र गुप्त की, बहुत बड़ा ग्रंथ है, गणपति चंद्र गुप्त की है। तो मैं चाहता हूं कि आप यही देख लें, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साहित्यिक निबंध। साहित्य आलोचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सिद्धांत और अध्ययन डॉक्टर गुलाब राय। सिद्धांत और अध्ययन डॉक्टर गुलाब राय। हिंदी गद्य मीमांसा अंबिका दत्त व्यास। और नया काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र। नया काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद डॉक्टर भगीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद डॉक्टर भगीरथ मिश्र। काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र। काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ये काव्य शास्त्र वाली तो पता नहीं कहाँ पड़ी है, लेकिन ये एक और यहाँ लिखा हुआ नहीं है,
पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जैसे ये है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उस तरह से डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त भी हो सकते हैं। ये जो काव्य के तत्व है किसकी है? देवेंद्र नाथ शर्मा की। पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से किसकी है? देवेंद्र नाथ शर्मा की। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से देवेंद्र नाथ शर्मा की भी पुस्तक है और ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र की भी पुस्तक है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से। तो इस तरह से ये साहित्यिक निबंध नाम से भी दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त अपने पास पड़ी थी तो मैंने आपको बता दिया। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, चलो आगे चलते हैं। ये आ गया भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी आलोचना की परिभाषिक शब्दावली, हिंदी आलोचना गणपति चंद्र गुप्त। ये रहा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, हिंदी आलोचना की परिभाषिक शब्दावली, ये डॉक्टर अमरनाथ की है, बहुत ही शानदार किताब है, मैंने पढ़ी थी। फिर कोई विद्यार्थी ले गया, ठीक है ना, भाई साहब ने वापस ही नहीं की। भारतीय काव्य शास्त्र डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, कोई बात नहीं, पुस्तकें पढ़ने के लिए होती हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्य शास्त्र, ये सारी किताबें मेरे पास पढ़ी है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि मिलती नहीं है। भारतीय साहित्य शास्त्र कौन है? डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, ये है जी बलदेव उपाध्याय, ये तो भगीरथ मिश्र है, काव्य शास्त्र नाम से है ये इतनी बड़ी किताब, काव्य शास्त्र नाम से, सिर्फ काव्य शास्त्र नाम से भगीरथ मिश्र। अच्छा हाँ, वो पढ़ी थी ना भगीरथ मिश्र की काव्य शास्त्र, कहाँ गई? ये रही काव्य शास्त्र, ठीक है जी, ये भी पढ़ी अपने पास है, काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र की, ये पढ़े, ठीक है। और अभी अपने आगे चल रहे थे, ये पुस्तकें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रह जाए। भारतीय साहित्य शास्त्र डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, अभी यहीं पढ़ा था पर कहीं हो गया सर, ये रहा, भारतीय साहित्य शास्त्र, ये दूसरा भाग है। बलदेव उपाध्याय, एमए साहित्याचार्य, प्रोफेसर संस्कृत पाली विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय काशी। इसकी भूमिका के लेखक कौन थे? डॉक्टर अमरनाथ झा, अमरनाथ झा, जिन्होंने ये डॉक्टर अमरनाथ है ना, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली जिन्होंने लिखी थी, इस पारिभाषिक शब्दावली को आप ला सकते हैं, बड़ी शानदार पुस्तक है, इसी बहाने आपको पुस्तकों के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। फिर आता है भारतीय काव्य शास्त्र डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, भारतीय साहित्य शास्त्र डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, ये भी यहीं कहीं पढ़ी थी, दिख नहीं रही मुझे। फिर आता है अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र, ये भी पढ़ी है, डॉक्टर अरस्तु का काव्य शास्त्र, अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र अरस्तु का काव्य शास्त्र, अच्छा ठीक है वो पढ़ी, चलो कोई बात नहीं। अरस्तु काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी वक्रोक्ति जीवितम डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी वक्रोक्ति जीवितम डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी वक्रोक्ति जीवितम देखो डॉक्टर नगेंद्र, वक्रोक्ति जीवितम तो किसकी है? कुंतक की। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा डॉक्टर नगेंद्र, लेकिन ये देखिए मेरे पास किताब पड़ी है, ये इसमें नहीं दे रखी, कौन है ये? प्रधान संपादक डॉक्टर नगेंद्र है, संपादक राजकुमार कोहली है, और डॉक्टर स्वरूप सिंह है, सावित्री सिन्हा, महेंद्र चौधरी, डॉक्टर नगेंद्र संयोजक। ये है पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद, पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद, ये इस नाम की पुस्तक है, यहां नहीं दे रखी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद। चलो आगे चलते हैं। पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। तो ये थे प्रमुख ग्रंथकार, उनके ग्रंथ और प्रमुख जो आधुनिक काल की जो रचनाएं लिखी गई हैं वो रचनाएं काव्य शास्त्र से संबंधित है। इन रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा ही मतलब आसानी से हमारे काव्य शास्त्र समझ में आ जाता है, और काव्य शास्त्र पढ़ने में आपको आनंद आने लग जाएगा। आपको बता देना चाहता हूँ कि
साहित्य मेरी रुचि का विषय है, लेकिन उससे भी अधिक मेरी रुचि का जो विषय है वो है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र पढ़ने में जितना आनंद आता है और किसी क्षेत्र में नहीं आता। तो बड़ा मज़ा आने वाला है जब काव्य शास्त्र हम करेंगे लगातार। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।